ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इनमें मोदी सरकार में शामिल 4 केंद्रीय मंत्री हैं, 3 पूर्व सीएम भी शामिल हैं। साथ ही इन 58 सीटों में कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इन सीटों पर भीषण गर्मी के बीच बड़ी सियासी तपिश भी देखने को मिली। अब सवाल यह है, चुनाव के छठे दौर में माहौल किस तरफ है? छठे दौर की 58 सीटों पर सियासी दंगल में वोटर्स ने कई दिग्गज नेताओं की किस्मत तय कर दी। छठे चरण के चुनावी रण में कई केंद्रीय मंत्री मैदान में थे तो कई पूर्व सीएम भी। साथ ही कई सियासी सूरमा चुनावी ताल ठोक रहे थे। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां की 7 सीटों का फैसला भी जनता ने कर दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्री, सभी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लिए अपने मतदान का योगदान दिया। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लिए अपने मत का योगदान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपनी मां और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के बाद राहुल ने सोनिया के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। राजनीति की ये भी दिलचस्प तस्वीर दिखी जब दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और वहीं आप के नेता कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत दिल्ली से भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की भी साख दांव पर लगी है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से तिवारी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदलने वाली नहीं। नतीजे 2019 जैसे ही होंगे, यानी सभी 7 सीटों पर कमल ही खेलेगा। ये जो वोट है ना, देश हित के लिए है। आज हर व्यक्ति देश हित में जा रहा है वोट करने, राष्ट्र हित में, और राष्ट्र हित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देश का प्रधानमंत्री चुनना है, दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों के दिल में मोदी जी हैं, इसलिए कोई अपना वोट इधर उधर दे करके खराब करेगा ही नहीं। छठे चरण में मोदी सरकार के 4 मंत्री भी मैदान में थे। इनमें ओडिशा के संबलपुर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। छठे चरण के और सियासी दिग्गजों की बात करें तो इनमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी हैं, जो करनाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूपी की सुल्तानपुर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी फिर से किस्मत आजमा रही हैं। यूपी की चर्चित सीटों में से एक आजमगढ़ की किस्मत का फैसला भी हो गया है। यहाँ बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव से है। वो लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है, पर पूरे आजमगढ़ को इन लोगों ने गढ़ ही बना दिया था। जो सड़क थी उस पर लोग धान रोपते थे, अध्यक्ष जी, धान रोप के और अपना विरोध जताते थे कि भाई तुम जीतते हो, आते नहीं हो, भाग जाते हो। पर जब हमको मौका मिला तो हमने सारा गड्ढा पाट दिया। आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई, आजमगढ़ चमकने लगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में थी और उन्होंने भी वोट डाला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की सीट पुरी में भी आज वोटिंग हुई। छठे चरण के दौर में राज बब्बर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अपराजिता सारंगी जैसे और भी कई चेहरे हैं जिनका नसीब भी ईवीएम के पिटारे में कैद हो गया। खैर, किसके दावे में कितना दम है, किस सीट पर किसकी होगी जीत और किसकी हार, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर की, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। अब सवाल यह है, क्या बाहुबली मुख्तार की मौत से इस सीट पर असर पड़ेगा? क्या पीएम मोदी की रैली से यहां पासा पलट जाएगा, या मुख्तार की मौत के बाद परिवार को सहानुभूति की लहर का फायदा होगा? गाजीपुर की वो सीट जहां एक बाहुबली का दबदबा है। पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक गाजीपुर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की नजर टिकी हुई है।
बीजेपी 400 सीट पार के सपने के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले मोदी योगी की जोड़ी ने पूर्वांचल की इस सीट की सियासत को और गर्म कर दिया है। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की सड़क में हर हद पार कर रहा है। ये लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार और पाखंड बताते हैं। कांग्रेस के शहजादे वो तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का प्लान बना रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खत्म करने की कसम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गाजीपुर पहुंचे योगी ने एक बार फिर यूपी के माफियाओं पर हमला बोला। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। गाजीपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी मैदान में है तो बीजेपी के पारसनाथ राय उन्हें टक्कर दे रहे हैं, तो बीएसपी के टिकट पर डॉक्टर उमेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उन्हें 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि वोटों का प्रतिशत 51.52 था। तो मनोज सिन्हा को 4,40,000 से ज्यादा वोट मिले। वोट का प्रतिशत 40.65 था, यानी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी से हार मिली थी। 24 के चुनाव में भी यहां मुकाबला खड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कहा जा रहा है कि परिवार को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सफाए का कितना फायदा होगा, ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस सियासत की जिसमें 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को रोकने की कोशिश की जा रही है। आरोप टीएमसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी के इस प्रचार प्लान पर आखिर विवाद क्या है, जानने के लिए देखिए अगली रिपोर्ट। चुनाव प्रचार और वोटिंग के बीच दीदी के राज में हिंसा बदस्तूर जारी है। 24 के चुनाव में शायद ही ऐसा कोई फेज बीता हो जब हिंसा, हत्या या झड़प की खबरें नहीं आई हों। तमाम सुरक्षा के उपायों के बाद भी बम और बारूद की ढेर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। आज छठे चरण के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा की खबर आई। कई लोग जख्मी हो गए। बीजेपी और टीएमसी के लोग एक दूसरे से तू मैं करते नजर आए। अब इसी को ढाल बनाकर ममता बनर्जी की सरकार ने एक नई सियासत छेड़ दी है। पुलिस ने कोलकाता के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी है। धारा 144 का सच क्या है? मोदी की रैली रोकने के लिए एक्शन। बीजेपी तो यही सवाल उठा रही है। कोलकाता पुलिस के एक्शन के बाद बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने तगड़ा प्रहार किया और कहा ये ममता बनर्जी की हताशा वाला कदम है। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव के 5 चरणों के बाद जनता की इच्छा को भांपते हुए सीएम अब डरी हुई हैं। उन्होंने मोदी जी के रोड शो को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस को शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। वो मोदी जी को प्रचार करने से रोकते हैं, लोगों को वोट करने से रोकते हैं। भेद खुल गया है उनका, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। रैली भी होगी और रैली नहीं होगी तो नरेंद्र मोदी जी वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो गलियों में सड़कों पे चल पड़ेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री को भी रोकने की कोई कोशिश कर सकता है, सोचिए कितनी खतरनाक मानसिकता है। बीजेपी के आरोपों के बाद बारी थी उसे काउंटर करने की और कोलकाता पुलिस ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने एक ट्वीट कर बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। कोलकाता पुलिस ने ट्वीट कर पुराने आदेशों की कॉपियों को भी अटैच किया और लिखा, कोलकाता पुलिस नियमित आधार पर डलहौजी और विक्टोरिया हाउस के आसपास सीआरपीसी धारा 144 आदेश जारी करती है। ये कोई नई बात नहीं है और पिछले आदेशों की प्रतियां अटैच भी की जा रही हैं। इसलिए
कृपया भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले कोलकाता में पीएम मोदी के रोड शो और बैठक के लिए 2 दिन का प्लान है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी को उस प्लान का क्या होगा और इस पर बढ़ती सियासत कहां तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव के दूसरे चरण से मुस्लिम आरक्षण पर शुरू हुआ रण 7वें फेज तक आते आते मुजरे पर आ गया। क्या वोट बैंक के सामने सियासी दल मुजरा कर रहे हैं? क्या विपक्ष मुसलमानों के सामने मुजरा कर रहा है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को मुजरे से जोड़ा और क्यों मुजरे पर होने लगी महाभारत? जानने के लिए देखिए अगली रिपोर्ट। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं। प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। OBC और SC का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे। आरक्षण 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 24 की जंग में आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई का यह नया अध्याय है। एक नया शब्द है। अभी 7वें चरण के लिए वोटिंग बाकी है, लेकिन आरक्षण पर उठी चिंगारी अब सिर्फ धुआं नहीं दे रही बल्कि आग का गोला बन चुकी है। आज पटना की रैली में पहुंचे पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर तगड़ा प्रहार किया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जब तक जान है लड़ता रहूंगा। लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। आरक्षण वाली आग तो काफी दिन से लगी है, लेकिन इसे ऑक्सीजन दी बंगाल में OBC के 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाली खबर ने, जिसमें ममता निशाने पर हैं, जो OBC सर्टिफिकेट के रद्द होने को मानने से इनकार कर चुकी हैं। लेकिन आज मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के नाम पर विपक्ष पर प्रहार किया तो उसका जवाब आने में देर नहीं लगी। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं। भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकालने चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। आरक्षण की ज्वाला में नेताओं का जुबानी पेट्रोल डालना लगातार जारी है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार किया तो हैदराबादी भाईजान ने पलटवार किया। हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो OBC और SC का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे हैं। आरक्षण की आग मुजरा पॉलिटिक्स में तब्दील हो चुकी है और सुलगती आग में दोनों तरफ से आहुतियां चालू हैं। 7वें चरण की वोटिंग से पहले जुबानी जंग ने चुनावी तपेश को इतना बढ़ा दिया है, अब चुनावी माहौल बदल दिया है। लेकिन माहौल किसके पक्ष में होगा, बस 4 जून तक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
छठे चरण में आज जम्मू कश्मीर में भी मतदान हुआ और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, लेकिन इस मतदान के बीच पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती नाराज हो गईं, बीच सड़क पर बैठ गईं और प्रशासन से लेकर उपराज्यपाल पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाने लगी। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। अनंतनाग में बिजबिहारा की सड़क पर बैठी महबूबा मुफ्ती। ये शोर, ये हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती नाराज, गुस्से में, प्रशासन से लेकर उपराज्यपाल तक पर आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट्स को पुलिस बंद कर रही है और ये सब चुनाव में उनके खिलाफ साजिश है। देखिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबिहारा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 1987 को दोहराने की साजिश रची जा रही है। जी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं। आखिर महबूबा ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? जिस समय उनको लोगों से वोट की अपील करनी चाहिए, वो चुनाव में धांधली से लेकर ईवीएम में खराबी और पीडीपी के लोगों को परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं। क्यों? अब आपको ये समझना चाहिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती 1987 की बात क्यों कर रही है। साथ ही जब हर तरफ शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं तो वो चुनाव में धांधली के आरोप क्यों लगा रही है, इसे इत्मीनान से समझिए। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट जहां आज चुनाव हुआ, महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ रही है। उनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी से जफर इकबाल प्रतिद्वंदी। 2019 में इसी सीट से महबूबा मुफ्ती हार गई थी और तीसरे नंबर पर थी। अब आरोप लग रहे हैं कि हार के डर से महबूबा मुफ्ती वोटिंग में गड़बड़ी और दूसरे आरोप लगा रही है। रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग भी उनके डर की वजह हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर के बाद उनका 370 जैसा मुद्दा बेकार हो जाएगा। 2019 में अनंतनाग सीट पर सिर्फ 8.98% वोट पड़े, जबकि आज उसी सीट पर 5 बजे तक 51.35% वोट पड़े। ये 2019 से करीब 6 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से महबूबा के वो आरोप बेकार हो जाते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि महबूबा ने 1987 चुनाव का जिक्र क्यों किया। 1987 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अमीरा कदल सीट से आतंकी सैयद सलाहुद्दीन चुनाव लड़ रहा था। वो अपने प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिद्दीन शाह से काफी आगे था। मोहिद्दीन ये देखकर काउंटिंग सेंटर से चले गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें करीब 4000 वोटों से विजयी घोषित किया गया था। उसी के बाद सलाहुद्दीन पाकिस्तान भाग गया था। महबूबा उसी चुनाव परिणाम की आज से तुलना कर रहे हैं। तुलना तो ठीक है, लेकिन घाटी में अभी भी बीजेपी का बेस कमजोर है। ये बात महबूबा भी जानते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि महबूबा प्रशासन और उपराज्यपाल पर चुनाव को लेकर आरोप क्यों लगा रही है। सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।